बालाकोट की वादी खामोश थी, मगर पहाड़ों की खामोशी में एक तूफान छुपा हुआ था। दुश्मन करीब था और एक छोटा सा लश्कर ईमान और कुर्बानी के साथ खड़ा था मैदान में। ये वो दिन था जब शुजाअत और हौसला ज़मीन और आसमान के बीच टकरा गए और एक छोटी जमात ने तारीख के सफ़हात पर अपनी छाप छोड़ दी। एक दिन एक वफादार मुल्की मुखबिर हामता कामता हाजिर हुआ और उसने खबर दी कि आज सिख लश्कर दरिया के उस पार लकड़ियों का पुल बांध रहा है। मकसद वाज़ेह था, पार उतरना, हमला करना और खून बहाना। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन हबीबुल्लाह खान की तरफ निगाह उठाई और पूछा, क्या यहाँ से सिख फ़ौज के आने का कोई और रास्ता भी है? हबीबुल्लाह खान ने अर्ज़ किया, एक तंग सी पगडंडी ज़रूर है। अगर मकामी जासूस सिखों की रहनुमाई करे तो वो इसी रास्ते से भी आ सकते हैं। ये सुनकर सैयद अहमद शहीद के चेहरे पर ना खौफ आया ना तज़ब्ज़ुब, सिर्फ यकीन की रोशनी थी। फरमाया, अल्लाह हमारे साथ है। चुनाचे वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक सिमत से सिख लश्कर पार उतर आया, मगर ये मालूम ना हो सका कि वो किस तरफ जाकर ओझल हो गया। अगले दिन ज़ोहर और असर के दरमियान पहाड़ों की खामोशी को बंदूकों की आवाज़ ने चीर दिया। गोलियां बोलने लगीं और मुजाहिदीन फ़ौरन चौकन्ने हो गए। इसी लम्हे पहाड़ों पर जगह जगह से गुजरों के नारे गूंज उठे, सिखों का लश्कर आ पहुंचा है। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने हालात की नज़ाकत को भांपते हुए हुक्म दिया, अपने पहरेदारों की मदद को फ़ौरन चले जाओ, मगर सिखों को करीब आने दो, वहां जाकर मुकाबला ना करना। हुक्म की तामील में 100 से ज़ायद मुजाहिदीन अपने जंगी झंडे बुलंद किए, सीनों में ईमान की आग लिए और मट्टी कोट की तरफ उतर गए। वहां पहुंचकर मकामी पहरेदार ने रोकते हुए कहा, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिख लश्कर आ चुका है, यहीं ठहर जाओ। चुनाचे मुजाहिदीन मट्टी कोठी में रुक गए। वहां से मंजर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। दूर सिख लश्कर खुले मैदान में नजर आ रहा था। सिपाही अपने गीले कपड़े सुखा रहे थे, जैसे उन्हें किसी मुज़ाहमत का अंदेशा ही ना हो। और इधर मुजाहिदीन सफ बस्ता खड़े थे। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो राय बरेली से सैकड़ों मील का सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे थे, न माले गनीमत की तलब में, न दुनियावी जाहो जलाल के लिए, बल्कि सिर्फ शहादत की तमन्ना लेकर। इसी दिन एक और फैसला कुन मोड़ आया। सुल्तान नजफ खान का ख़त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पहुंचा। ख़त में उसने लिखा था, मैं सिखों को आपसे लड़ाने नहीं बल्कि मुजफ्फराबाद की तरफ ले आया हूं। मैं आपका खैरख्वाह और खादिम हूं, मगर हकीकत यह है कि बालाकोट में आपकी मौजूदगी के बायस शेर सिंह ने आपसे लड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया है और उसके साथ 12,000 बंदूक बरदार हैं। अगर आप इनका सामना कर सकते हैं तो बालाकोट में ठहर जाएं, वरना पहाड़ों की तरफ हट जाएं। वो लोग सर पहाड़ से टकराकर वापस चले जाएंगे। एक और तदबीर भी है। शेर सिंह अपने लश्कर का बड़ा हिस्सा लेकर आपकी तरफ बढ़ चुका है और अपना असबाब, तोपखाना, घोड़े, खैमे, कनात चंद आदमियों के साथ मेरे पास छोड़ गया है। आप रात के वक्त बालाकोट से निकलकर यहाँ हमला करें, यहाँ मुकाबला करने वाला कोई नहीं, सब भाग जाएंगे और सारा सामान आपके हाथ आ जाएगा। वरना अगर कल जंग बालाकोट में छिड़ गई तो आगे से शेर सिंह की फौज होगी और पीछे से ये लोग गोलियां बरसाएंगे और आप बीच में घिर जाएंगे। जो भी फैसला करना हो आज ही रात कर लीजिए, यही मेरी खैरख्वाही है। खत खत्म हुआ, मगर फिजा और ज्यादा बोझल हो गई। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने खत हाजिरीन के सामने रख दिया और फरमाया, ये सूरत हाल है और ये मशवरा, अब बताओ तुम्हारी राय क्या है। इस मशवरे में नासिर खान, हबीबुल्लाह खान और कागान के सैयद जामिन शाह जैसे बावकार और आजमूदा लोग मौजूद थे। ये वो लम्हा था जहां एक फैसला तारीख का रुख मोड़ सकता था। नासिर खान ने खत सुना तो फौरन दो टोक अंदाज में बोल उठे, ये खत खैर ख्वाही नहीं, फरेब है, खुला धोखा। अगर सुल्तान नजफ खान वाकई आपका इतना ही वफादार होता तो ये इत्तला बहुत पहले सांगली या मान सहरा ही से भिजवा देता। अब जबकि सिख लश्कर सामने पहाड़ों पर चढ़ाया है, इस वक्त दोस्ती का लबादा ओढ़ना महज मौका परस्ती है। नासिर खान की राय फिजा में ठहर गई। उनके बाद हबीबुल्लाह खान ने निहायत संजीदगी से बात की। ये तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सुल्तान नजफ खान की नीयत क्या है, मगर जो कुछ उसने लिखा है हालात के ऐन मुताबिक और दुरुस्त मालूम होता है। अगर आप बालाकोट से पीछे पहाड़ की तरफ हट जाएं तो गालिब इम्कान है कि शेर सिंह एक दिन में मुजफ्फराबाद की तरफ निकल जाए, और अगर रात के वक्त उसके तोप खाने पर हमला कर दिया जाए तो ये भी एक मजबूत तदबीर हो सकती है। मुमकिन है सारा सामान और तोप खाना हमारे हाथ आ जाए और शेर सिंह का लश्कर जिल्लत के साथ वापस पलट जाए। ये बातें सुनकर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह खामोशी से कुछ लम्हे सोचते रहे, फिर निहायत पुरवकार लहजे में फरमाया, भाई साहब,
तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन अब हमें कुफ्फार के साथ छुपकर चोरी से लड़ना पसंद नहीं। हम उनसे यहीं इसी बालाकोट के नीचे मैदान में खुले मुकाबले में लड़ेंगे। ये फैसला हो चुका था, अब पसपाई का कोई रास्ता बाकी न रहा। चुनाचे मुजाहिदीन ने फौरन अमली तैयारी शुरू कर दी। करीबी खेतों में पानी छोड़ दिया गया ताकि दुश्मन के लिए नकलो हरकत मुश्किल हो जाए। अहम मकामात पर काबिल एतमाद साथियों को तैनात किया गया। ज़्यादातर मोर्चे बस्ती के साथ बहने वाले नाले पर कायम किए गए, जो बालाकोट के शुमाल मगरिबी गोशे में वाक़ था, क्योंकि मट्टी कोट से आने वाला सिख लश्कर इसी रास्ते से हमलावर हो सकता था। सबसे पहला मोर्चा लाल मोहम्मद कंधारी के सपुर्द था, उसके बाद शाह इस्माइल शहीद, फिर शेख वली मोहम्मद और उनके बाद नासिर खान और हबीबुल्लाह खान के मोर्चे कायम थे। कस्बे की तीनों मस्जिदों को भी मोर्चों में तब्दील कर दिया गया। बस्ती के ऐन दरमियान एक बड़ी मस्जिद थी, वही मस्जिद जहां हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज अदा करते थे। दूसरी मस्जिद कुछ फासले पर थी और तीसरी मस्जिद बालाकोट के नीचे उतराई पर वाक़ थी। रात के वक्त सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने नमाजियों से फरमाया, लकड़ियां जमा करो, पत्थर इकट्ठे करो और मोर्चे मजबूत बना लो। इसके बाद आप घर तशरीफ़ ले गए, खाना तनावुल फरमाया और अपने कपड़े और हथियार मंगवा लिए। चंद कपड़े अपने ख़ास रुफ़क़ा के पास भिजवा कर फरमाया कि कल फजर के वक्त यही लिबास पहनकर मैदान में आना। खुद आपने दस्तार बांधी, सफ़ेद कश्मीरी शाल का पड़का कमर से लगाया, सफ़ेद पायजामा पहना और हथियार ज़ेब तन किए। आपके हथियारों में एक विलायती छुरी और एक हिंदुस्तानी तलवार शामिल थी। ये सब इंतज़ाम मुकम्मल करके आपने निहायत सुकून से फरमाया, अब जाओ और आराम करो, हम भी सोते हैं, कल जंग होगी। ये वो रात थी जिसके बाद बालाकोट की ज़मीन तारीख़ के एक अजीम इम्तिहान से गुजरने वाली थी। 24 दिक़दा 1246 हिजरी की सुबह सादिक की आज़ान के साथ ही हर गली और हर घर से मुसल्ला मुजाहिदीन मैदान में जमा होने लगे। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने फ़ज्र की नमाज मस्जिद बाला में अदा की और अपने मुजाहिदीन को उनके मखसूस मोर्चों की तरफ रवाना करते हुए फरमाया, बेदार और होशियार रहो। तुलुए आफताब के साथ ही मुजाहिदीन अपने हथियार और लिबास मुकम्मल करके मस्जिद की जानिब रवाना हो गए। सिख लश्कर एक दिन पहले ही पहाड़ों पर पहुंच चुका था, मगर रात की तारीकी में पेशकदमी न कर सका। जैसे ही सूरज तुलू हुआ, मिट्टी कोट की शुमाली जानिब से सिख फौज नमूदार हुई और गोलियां बरसाना शुरू कर दीं। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह ने तमाम जमातों के अमीरों को हुक्म दिया, अपने मोर्चों से बाहर ना निकलो जब तक हमारा जंगी झंडा बाहर नहीं आता। सिखों की गोलियां बारिश की तरह बरसती रहीं और कुछ गाजी जख्मी भी हुए। आहिस्ता आहिस्ता सिख फौज मिट्टी कोट के टीले से बालाकोट की तरफ उतरने लगी। ये मंजर देखकर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह मस्जिद बाला से अपने मुजाहिदीन के दस्ते के साथ रवाना हुए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ने जब सैयद साहब को जाते हुए देखा तो अपने मोर्चे से निकलकर सैयद साहब के साथ शामिल हो गए। मस्जिद ज़ेरीन में कुछ लम्हे क़याम के बाद सैयद साहब अचानक दलदल में दाखिल हो गए। शाह साहब ने अपने साथियों को हिदायत दी कि दूर से मार करने वाली बंदूकें सैयद साहब के इर्द गिर्द जमा हो जाएं। यूं शुरू हुई घुमसान की लड़ाई। सिख फौज मुजाहिदीन से 12 गुना ज्यादा थी, मगर गाजियों ने बड़ी जुर्रत और इस्तिकामत के साथ मुकाबला किया। गाजी बिफरे हुए शेरों की तरह दुश्मन की सफ़ें उलटते रहे, यहाँ तक कि सिख फौज कुछ देर के लिए पसपा हो गई। आखिरकार शेर सिंह ने खुद तलवार संभाली और फौज को मुनज़्ज़म करके आगे बढ़ाया। दोनों तरफ से शुजाअत और कुर्बानी की इंतहा देखने को मिली और मैदान जंग में मुसलसल आतिशबाजी और बंदूकों की गूंज जारी रही। एक सिख मुअर्रिख ने भी तहरीर किया है कि सैयद अहमद शहीद और मौलवी इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह फौज के सबसे बड़े सरदारों में शामिल थे और खुद मैदान जंग में दाखिल होकर अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए दुश्मन का मुकाबला किया। इस घुमसान की लड़ाई में जब मुजाहिदीन ने पीछे मुड़कर देखा तो ना सैयद अहमद शहीद का जंगी निशान नजर आया और ना खुद आप मौजूद थे। ये मंजर देखकर कुछ मुजाहिदीन घबरा गए और उनके हाथ लड़ने से पस्त हो गए, मगर कुछ गाजी आखिर तक लड़ते रहे और अक्सर सैयद साहब को तलाश करते रहे। जंगे बालाकोट में सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शहादत के बाद मैदान में खौफ और अफरा तफरी छा गई थी। इस सूरत हाल को काबू में लाने के लिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिदीन की क़यादत अपने हाथ में ले ली। आप खुद भी शदीद ज़ख्मी थे, दाढ़ी खून से तर और रंगीन हो चुकी थी,
मगर बचे कुछ मुजाहिदीन को साथ लेकर आपने मट्टी कोट के निस्बतन महफूज मकाम पर दोबारा दुश्मन का सामना किया। दलदल में भीगी हुई बंदूकें नाकारा थीं, इसलिए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने मुजाहिदीन को मट्टी कोट से पीछे निकालकर सत बनने के नाला उबूर कराया और सिपाहियों को दोबारा इकट्ठा किया। सिख लश्कर ने दोबारा हमला कर दिया। शदीद लड़ाई में कई मुजाहिदीन, जिनमें शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे, शहीद हो गए। अब मुजाहिदीन के पास कोई अमीर ना रहा और वो पसपाई इख्तियार करके पतलिंग मकाम में अपनी कुव्वत दोबारा जमा करने पर मजबूर हुए। सिख लश्कर ने ताक़ुब किया, लेकिन वहाँ भी मुजाहिदीन की तादाद बहुत कम थी और उनकी बंदूकें खराब हो चुकी थीं। अब लड़ाई सिर्फ तलवारों से दो बदो मुकाबले की शक्ल में जारी रही। यही था बालाकोट का आखिरी मार्का। तकरीबन तमाम मुजाहिदीन इस मैदान में शहीद हो गए और चंद बाकी बचने वाले इधर उधर मुंतशिर हो गए। ये मैदान आज मैदान नूरी के नाम से जाना जाता है, जहां एक कब्रिस्तान भी मौजूद है जिसमें बहुत से मुजाहिदीन की कब्रें हैं। वो लोग जो मुजाहिदीन की मदद के लिए इसरार करते थे, जंग के बाद शहर छोड़ चुके थे। खवानीन बालाकोट ने 2 दिन पहले ही अपने हामी छोड़ दिए थे और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपना तरतीब दिया हुआ दिफाई नक्शा बदल दिया। अपनी 45 साला जवासाली और शौक़ शहादत के साथ सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मन के लिए तैयार की गई दलदली ज़मीन में अकेला छलांग लगा दी। आरजी हयात से जावेदानी हयात की तरफ मुंतकिल हो गए और जिस चराग को आपने रोशन किया था, उसमें शहादत के खून का रोगन डालकर महफिल यारां को ताबनाक कर दिया। यूं सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का चराग हमेशा के लिए रोशन हुआ और उनकी कुर्बानी तारीख के सफ़हात में अमर हो गई। ये था बालाकोट का वो दिन जहां तलवारें टूट गईं, बंदूकें खामोश हो गईं, मगर अकीदे की सदा खामोश ना हुई। यहाँ एक मर्द दरवेश ने सल्तनत नहीं शहादत चुनी। यहाँ एक क़यादत मट्टी में सो गई, मगर उसकी फ़िक्र तारीख़ के माथे पर लिखी गई। सैयद अहमद शहीद बालाकोट में हारे नहीं, वो यहाँ अमर हुए। उनका जिस्म ज़मीन ने ले लिया, मगर उनका मकसद आज भी जिंदा है, सांस लेता है, सवाल करता है। बालाकोट की ये खामोश वादी आज भी गवाह है कि जब हक तन्हा रह जाए तो एक फ़र्द भी तारीख़ का रुख मोड़ सकता है। ये जंग ख़त्म हुई और कहानी अपने अंजाम को पहुंच गई। अब हम एक और बाब की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई कहानी, एक नया अलमिया, एक और ऐसा किरदार जिसे वक्त ने मिटाने की कोशिश की मगर तारीख़ न मिटा सकी। अगली दास्तान में हम एक ऐसे अहद में दाखिल होंगे जहां इक़्तिदार ईमान से टकराता है और हक़ एक बार फिर तन्हा खड़ा नज़र आता है। अगर आप तारीख़ को सिर्फ वाक़यात नहीं बल्कि ज़िंदा सवाल समझते हैं तो तैयार रहिए। पासबान हरम अगली कहानी के साथ बहुत जल्द हाजिर।